अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9 क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 में अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन मेन की, यानी इंसानों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हमें ऑलरेडी ये तो पता है कि कौन सी टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये क्लोज टाइप है जिसके अंदर ब्लड हमेशा जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, पाइप्स के अंदर रहता है, बाहर नहीं आता। तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के या इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो ये 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसके जो मीडियम प्रोवाइड करता है। असल में जो भी मॉलिक्यूल्स आपने ट्रांसफ़र करने हैं वो आप किसी चीज़ के अंदर डाल के करेंगे। जैसे आपका जो भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है शहरों के अंदर, तो उसमें आपको कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होती है जिस पर आप किसी को बिठाते हैं, ऐसे नहीं आप लोगों को छोड़ देते। तो जो ब्लड है वो बेसिकली एक गाड़ी है, वो एक कैरियर है जिसके अंदर आप तमाम चीज़ें डालते हैं। तो ब्लड की डेफिनेशन ये है कि ये एक फ्लूइड है जिसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं और बाकी सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, इस गाड़ी को पंप करने के लिए, इसको धक्का देने के लिए आपको एक अदद स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि मुसलसल इस ब्लड को पुश कर रहा होता है, तो वो हार्ट है। और तीसरा, रोड्स आपको चाहिए होते हैं जिसके ऊपर गाड़ी चल सके, तो वो ब्लड वेसल्स हैं, ये वो ट्यूब्स हैं, वो पाइप्स हैं कि जिनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो इसमें आर्टरीज आ जाती हैं जिसमें मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वेन्स आ जाती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर कैपिलरीज आ जाती हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज बहुत बारीक बारीक होती हैं, तो यहाँ पर जो है वो ब्लड में से चीज़ें निकल भी सकती हैं और उसमें वापस भी आ सकती हैं। अच्छा, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज टाइप का, ये मोर एफिशिएंट होता है और रैपिड सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का। अब इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है ब्लड। ब्लड मैं बता चुका हूँ कि ब्लड एक टाइप का टिश्यू है और ये कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम देख चुके हैं। अच्छा, ब्लड जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक उसके अंदर लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और एक उसके अंदर ग्रैनुलर पोर्शन होता है, यानी दाने दाने मौजूद होते हैं, जिसको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं साइटोसोल के अंदर, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है, और दाने दाने जो मौजूद होते हैं जिनको आप ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है आपका ये फ्लूइड पार्ट है। अब इस प्लाज्मा की अपनी कॉम्पोजिशन को अगर आप देखें, ये किस चीज़ का बना होता है। पहली बात, कितना होता है, तो प्लाज्मा 55% है, यानी ब्लड का 100% ब्लड में से 55% जो है वो प्लाज्मा होता है और बाकी 45% कॉर्पसल्स होता है। अब इसके अंदर 55% प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखें तो प्लाज्मा के अंदर भी 90% जो होता है वो वाटर होता है, यानी इस प्लाज्मा का 90% वाटर है। बाकी जो इसके अंदर होता है वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी हर वो चीज़ जो ब्लड के अंदर है पानी को हटा के, वो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है। तो उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कि HCO3 है, ये आपकी ब्लड की pH को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सल्फेट्स होते हैं, ठीक है, SO4, क्लोराइड्स होते हैं जो कि Cl नेगेटिव होता है। इसके अलावा फॉस्फेट्स होते हैं, सोडियम मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है, फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आयंस की फॉर्म में मौजूद होती हैं। इसके अलावा कैल्शियम मौजूद होता है आपके पास, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी काम आता है। कैल्शियम बहुत सारे रोल प्ले करता है, एक उसका फंक्शन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग है, तो कैल्शियम भी आपका ब्लड के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा सॉल्युबल प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि लिवर बनाता है और लिवर बनाने के बाद छोड़ देता है ब्लड के अंदर। उसमें एक एल्बुमिन है जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आती है। एल्बुमिन जो है उसके ऊपर चीज़ें बैठती हैं और मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि फ़ैट्स हैं, आपके जो फैट्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, और इसके अंदर 90% क्या है, 90% वाटर है। तो जो फैट्स हैं वो बिना एल्बुमिन के मूव नहीं कर सकते, तो एल्बुमिन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे काम करती हैं। ग्लोबुलिन्स एक और तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ये ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। फिब्रिनोजन ये एक तरह की प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन ये क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करती हैं, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें आप बी सेल्स कहते हैं, तो ये बनाते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एंटीबॉडी कहते हैं। तो वो एंटीबॉडी भी जो है वो प्लाज्मा के अंदर मूव कर रही होती है, जो कि हमारी बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, जो आप खाना डाइजेस्ट करते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद इसी ब्लड में आता है, तो ब्लड के अंदर सेल्स में नहीं जाता, वो सेल्स के बाहर पड़ा रहता है। तो डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस जिसमें ग्लूकोज आता है, अमाइनो एसिड आता है, फैटी एसिड्स आते हैं, जितने भी वाइटामिन हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स बनाते हैं जिसके अंदर यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, क्रिएटिनिन आता है, ये तीनों वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हर सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इसके अलावा हार्मोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें उसी 10% के अंदर है जो कि प्लाज्मा के अंदर है।
तो ये ब्लड को वो किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ब्लड जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है एक्चुअली, एक प्लाज्मा के अंदर और एक कॉर्पसल्स के अंदर। प्लेटलेट्स को इन्होंने अलग कर दिया क्योंकि ये ट्रूली स्पीकिंग सेल्स नहीं होते, तो प्लेटलेट्स को इन्होंने अलग कर दिया। ये सेल्स के टुकड़े होते हैं। सेल्स की दो टाइप्स इन्होंने दिखा दी, एक एरिथ्रोसाइट्स है जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स का नाम देते हैं, और एक ल्यूकोसाइट्स हैं जिन्हें आप वाइट ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। तो ये उनकी थोड़ी बहुत और डिटेल यहाँ पर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं इन्हें आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका शेप बाइकॉनकेव होता है, सर्कुलर। बाइकॉनकेव इस तरह है कि आप एक प्लेट ले लें और एक और प्लेट ले लें और उसको उल्टा करके लगा दें, ठीक है। अब इन दोनों को आप इस तरह से जोड़ दें, तो ये स्ट्रक्चर जो है इधर से भी कॉनकेव है गार की तरह अंदर, और इधर से भी कॉनकेव है गार की तरह अंदर, तो ये बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। ये इनका साइज़ है, याद रखें ना रखें, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं यूजुअली साइज़ और साइंटिफिक नेम्स के ऊपर गौर नहीं करता, पूछे जाने भी नहीं चाहिए, बट हमारे यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ये इनका साइज़ है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आ सके क्या, एक पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन है। ये आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन होती है जिसका काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। तो जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सकेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकेगी। तो इसी वजह से न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद नहीं होता। खाली न्यूक्लियस नहीं, इसके अलावा और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल में मौजूद नहीं होते। ये क्वांटिटी है, इतने ज़्यादा सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं आपके पास हर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर। तो पूरे ब्लड के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सेल्स होते हैं। प्रोडक्शन कहाँ होती है? ब्लड सेल्स जितने भी हैं उनकी प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर होती है। जो बोन है आपकी, उसके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे आप बोन मैरो का नाम देते हैं। तो वहाँ पर जो है वो ये ब्लड के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। कितनी लाइफ होती है? आज अगर एक रेड ब्लड सेल जो है वो बोन मैरो से निकल कर आया है आपके ब्लड के अंदर, तो 120 दिन जो है ये उसकी लाइफ होती है। 120 दिन के बाद दो ऑर्गन है आपके, एक स्प्लीन और एक लिवर। लिवर जो है वो राइट साइड पे मौजूद होता है। यस, ये राइट साइड है। आप मेरे अगर सामने हैं तो आपका राइट हैंड यहाँ पर मौजूद होगा, तो ये आपका राइट साइड है, यहाँ पे लिवर मौजूद होता है, और लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे स्प्लीन मौजूद होती है। तो ये दोनों ऑर्गन्स हैं जो कि पुराने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने का काम करते हैं। फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का? ऑक्सीजन लेकर जानी है कहाँ से? लंग से लेकर जानी है बॉडी के हर सेल तक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हर सेल में प्रोड्यूस हो रही है वो लेकर आनी है लंग्स तक। तो ये काम है आपके रेड ब्लड सेल्स का। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन दिया हुआ है यहाँ पे कि जब आप 120 दिन के बाद लिवर और स्प्लीन रेड ब्लड सेल्स को तोड़ते हैं, तो मैंने बताया रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन। तो जब आप रेड ब्लड सेल को फाड़ेंगे तो अंदर से हीमोग्लोबिन निकलेगा। अब आप इस हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं। जब आप हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं तो इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं। एक इसके अंदर निकलता है आयरन, ठीक है। तो वो आयरन जो रिलीज़ होता है वो लिवर के पास जाता है, और अगर लिवर में टूटा है तब भी लिवर के पास जाता है, और जब स्प्लीन में निकलता है तब भी लिवर के पास जाता है। और लिवर जो है वहाँ पर ये स्टोर होता है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, जब नया हीमोग्लोबिन बनता है तो फिर दोबारा से वही आयरन जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें निकलती है वो एक तरह की प्रोटीन है जिसको आप कहते हैं ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन को तोड़ते हैं तो अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड को दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है कोई और प्रोटीन बनाने के लिए। और तीसरी चीज़ जो निकलती है वो निकलता है एक रिंग। उस रिंग को कन्वर्ट किया जाता है कुछ पिगमेंट्स के अंदर, कुछ कलर्ड कंपाउंड्स के अंदर, जिनको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। आपने शायद सुना हो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दो तरह के पिगमेंट्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर तक। अगर लिवर में टूटा है तो लिवर में ही रहेंगे, और अगर स्प्लीन में टूटा है तब लिवर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और लिवर में जाने के बाद लिवर क्या करता है? इनको उसमें डाल देता है बाइल के अंदर। बाइल एक जूस है जो लिवर बनाता है। ये लिवर है, लिवर बाइल बनाता है, और फिर लिवर के नीचे एक बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहता है। तो लिवर क्या करता है? बाइल बनाने के बाद गॉल ब्लैडर को दे देता है। तो लिवर जब बाइल बनाता है तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो उसी में डाल देता है, और फिर ये गॉल ब्लैडर में जाती हैं, और गॉल ब्लैडर से एक पाइप निकलता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाता है। तो ये दोनों पिगमेंट्स जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये GUT नहीं होना चाहिए, ये GIT होना चाहिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका इस तरह से हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, और जो जो चीज़ें बनती हैं वो इस तरह से यूटिलाइज होती हैं। ये दोनों चीज़ें यूटिलाइज नहीं होने वाली होती हैं तो ये बॉडी से निकाल दी जाती हैं। दूसरी टाइप के जो सेल्स हैं हमारे पास उन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स
क्योंकि ये वाइट होते हैं। ल्यूको जो है वो वाइट को कहते हैं, एरिथ्रो जो है वो रेड को कहते हैं, और इनको वाइट ब्लड सेल्स का नाम भी देते हैं। इनको पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी का डिफेंस करते हैं। हमारे पास एक इम्यून सिस्टम होता है, तो ये वाले जो सेल्स हैं ये उस इम्यून सिस्टम के अंदर रोल प्ले करते हैं ना। इनको हम डिवाइड करते हैं दो तरह के सेल्स में। अगर आप सेल को देखें और उसके अंदर आपको दाने दाने नज़र आए तो ये ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। तो ऐसे सेल्स कहलाते हैं ग्रेन्युलोसाइट, दाने वाले। और अगर दाने नज़र नहीं आए तो ये कहलाते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो जो दाने वाले सेल्स हैं वो तीन तरह के हैं। एक को हम कहते हैं बेसोफिल, एक को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, एक को हम कहते हैं इयोसिनोफिल। ये जो नाम है इनकी, ये कलर की बेसिस के ऊपर है कि ये किस टाइप का कलर लेते हैं। कोई एसिडिक कलर लेता है, कोई बेसिक कलर लेता है, कोई कलर नहीं लेता। और जो बिना दाने वाले सेल्स हैं, जो ए ग्रेन्युलोसाइट हैं, उनकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसाइट्स, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं फेगोसाइट्स। फेगोसाइट एक ऐसा सेल होता है जो किसी दूसरी स्ट्रक्चर को खाता है, तो ये बैक्टीरिया को खाने वाले सेल्स होते हैं। और एक तरह के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये पूरी की पूरी डिवीजन है जो कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स की होती है। तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं इन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं, या वाइट कह लें या कलरलेस कह लें, इर्रेगुलर शेप के होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं। इनका काम होता है कि ये जर्म्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। तो ये हमारे पास लिम्फोसाइट है, शो किया हुआ है। ये आपके पास फेगोसाइट है, ठीक है। ये अंदर जो नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस है। तो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह का न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों सेल्स दिखाए गए हैं। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये डिस्क शेप है। और ये रेड ब्लड सेल को काटा हुआ, ये आप अगर देखें तो ये बाइकॉनकेव इसका शेप होता है। ये प्लेटलेट्स हैं, ये सेल्स नहीं होते असल में, ये सेल के टुकड़े होते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, अच्छा ये बैक्टीरिया है, ये पतला सा जो है ये बैक्टीरिया है। तो ये वाइट सेल क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है। अच्छा, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे। तो जिस तरह रेड ब्लड सेल्स के बारे में काफ़ी डिटेल दी हुई थी, उसी तरह वाइट ब्लड सेल्स की एक एक टाइप के बारे में डिटेल दी हुई है। जैसे कि जो दाने वाले सेल्स हैं जिन्हें आप ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, उनमें पहले वाले जो हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक तो इनका साइज़ दिया हुआ है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनसे डबल होते हैं अगर उनका साइज़ देखें आप। और इनकी पहचान ये होती है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 से 5 लोब होते हैं। यानी अगर आप इसका न्यूक्लियस उठा के देखेंगे तो एक पीस, फिर दूसरा पीस, फिर तीसरा पीस, फिर चौथा पीस और फिर पाँचवा पीस। तकरीबन 2 से लेकर 5 तक इस तरह के आपको पीस जो है वो न्यूक्लियस के नज़र आएंगे। कितना परसेंट होते हैं, यानी टोटल वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें से कितना परसेंट, अगर टोटल आपके पास मान लें 100 सेल्स हैं, 100 वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो उनमें से 62 सेल्स जो है ना वो आपको इस वैरायटी के नज़र आएंगे। यानी इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो यही हैं। इनका काम ये होता है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी बैक्टीरिया वगैरह कहाँ गया, जो कोई बैक्टीरिया वगैरह है उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन से प्रोसेस से, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा जाना। ये बैक्टीरिया है तो ये इसको खा जाएंगे अंदर। अंदर जाने के बाद आपको पता है कि स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम, जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी टाइप की जो ग्रेन्युलोसाइट है उन्हें हम कहते हैं इयोसिनोफिल्स। इनका न्यूक्लियस बाइलोब है, यानी इसका न्यूक्लियस 2 पीसेस में डिवाइड होता है। इस तरह का इसका न्यूक्लियस होता है। ये सिर्फ 2% होते हैं, तो बहुत कम है। वाइट ब्लड सेल के अंदर ये सिर्फ 2% है। ये इनएक्टिवेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि अटैक करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स आपके वर्म्स होते हैं। बहुत सारे वर्म्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आकर हमें जो है वो बीमार करते हैं। अगर आपने फाइलम्स पढ़े हों, मेरे ख्याल में इस बुक के अंदर तो नहीं है, शायद पहले कभी फाइलम्स आपने देखे हों या पढ़े हों, तो उसमें फाइलम नीमाटोडा होता है जिसके अंदर राउंड वर्म्स होते हैं। इसके अलावा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स है जिसके अंदर चपटे चपटे से वर्म्स होते हैं। तो ये जो वर्म्स हैं ये हमारी बॉडी को जो है वो अटैक करते हैं। तो उनको अटैक करने के लिए आपके पास ये इयोसिनोफिल्स होता है। तो एक तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। अगर आपने सुना हो दमे की जो बीमारी होती है, एज़मा जो होता है, तो एज़मा जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, और दूसरा पैरासाइट्स के खिलाफ जो है वो इयोसिनोफिल्स रोल प्ले करता है। बेसोफिल्स जो हैं इनका न्यूक्लियस भी इसी तरह का बाइलोब होता है। ये लेस देन 1% होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर सबसे कम जो है वो बेसोफिल्स हैं। ये रिलीज़ करते हैं हैपरिन। हैपरिन का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करना। यानी जो हैपरिन है वो मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जिन लोगों के अंदर ब्लड जमने लगता है उनके अंदर हम हैपरिन देते हैं। तो हैपरिन हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है, ये ब्लड को जमने से रोकती है।
और दूसरी चीज़ है हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है ये इन्फ्लेमेशन के अंदर रोल प्ले करती है। आपको कभी मच्छर अगर काटता है तो उस जगह के ऊपर सूजन भी होती है, वो लाल भी हो जाता है, वो गर्म भी हो जाता है, तो वहाँ पर बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। इन्फ्लेमेशन के अंदर यही 3-4 चीज़ें होती हैं। तो इन्फ्लेमेशन के अंदर ये सेल जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो हिस्टामीन जो है ये केमिकल है जो इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करता है। कैसे, ये अभी आपकी बुक का हिस्सा नहीं है ना। एक ग्रैनुलोसाइट की अगर हम बात करें तो ये बिना दाने वाले सेल्स हैं। इनमें एक टाइप के सेल्स मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट जो है इनका साइज़ 3 से 4 गुना बड़ा होता है रेड ब्लड सेल से। न्यूक्लियस का जो शेप होता है इनका वो राउंड से लोब तक हो सकता है, ठीक है, राउंड भी हो सकता है और वो डिवाइडेड भी हो सकता है। ये सिर्फ 3% होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के। ये बड़े होकर मैक्रोफेज बन जाते हैं या मैच्योर होकर मैक्रोफेज बन जाते हैं और इनका काम भी वही है, जो इनका काम था वही इनका काम है, ठीक है। ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, बट फ़र्क ये है कि न्यूट्रोफिल जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि जो मोनोसाइट्स हैं ये बड़े ईटर्स होते हैं, ये बिग ईटर्स होते हैं, तो ये लार्ज पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे पास ये आरबीसी से थोड़े से बड़े होते हैं। इनका न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि वो तकरीबन पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, इस तरह का इनका न्यूक्लियस होता है। ये 32% है, तो सबसे ज़्यादा 62% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद 32% वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट कहलाते हैं और एक टी होते हैं। जो बी वाले हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और जो टी वाले हैं वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे वर्क। ये थर्ड टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर हैं जो कि पाए जाते हैं, इनको हम प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। ये सेल्स नहीं होते बल्कि ये सेल्स के टुकड़े होते हैं। हमारे पास जो बोन मैरो है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेगा कैरियो साइट, ठीक है। ये बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह का सेल होगा। अब इसका ये वाला जो हिस्सा है ना ये टूट के अलग हो जाएगा। जब ये टूट के अलग हो जाएगा तो मैं इसे नाम दूंगा प्लेटलेट का। इसमें न्यूक्लियस वगैरह ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ नहीं होते, जस्ट साइटोप्लाज्म का एक टुकड़ा होता है। तो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के जो प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ये बड़े सेल से बनते हैं जो कि बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। अच्छा, जब इंजरी होती है ये जो प्लेटलेट्स हैं हमारे ब्लड के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन ये मिलकर जमा नहीं होते, क्लॉट नहीं बनाते। जब इंजरी होती है तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो यहाँ पर मौजूद थे वो एक्सपोज हो जाते हैं। पहले ये एक्सपोज नहीं थे, लेकिन जब इंजरी हुई तो ये एक्सपोज हो गए। जब ये एक्सपोज हो गए तो ये प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। एक प्लेटलेट आता है, फिर वो दूसरे को बुलाता है, फिर तीसरे को बुलाता है और ये यहाँ पे जमा होने लगते हैं। जब ये जमा होने लगते हैं तो ये एक प्लग बना लेते हैं और इस प्लग का काम ये होता है कि ये ब्लड को लीक होने से रोकता है, ठीक है। ऑन एक्सपोजर टू एयर भी होता है, एयर बबल्स अगर आ जाए तो उनकी वजह से भी हो सकता है, बट अगेन एयर बबल्स की ज़रूरत नहीं है। ये जो दीवारें होती हैं हमारी ब्लड वेसल की, इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कवर्ड होते हैं। जब भी इंजरी होती है तो वो कवर हट जाता है और ये कवर जो है वो एक्टिवेट करवा देता है प्लेटलेट्स को। तो एक प्लेटलेट एक्टिवेट होता है, फिर वो बाकी प्लेटलेट्स को फर्दर एक्टिवेट करता है। अच्छा, इसके अलावा ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करता है, आपके पास जो फिब्रिनोजन थी, फिब्रिनोजन मैंने बताया था एक प्रोटीन है जो क्लॉटिंग के अंदर काम आती है। जो फिब्रिनोजन होती है वो सॉल्युबल होती है, वो डिजॉल्व हुई भी होती है। ये एंजाइम क्या करता है, उस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल के अंदर, जिसका नाम होता है फिब्रिन। अब ये फिब्रिन जो है ना ये इन प्लेटलेट्स के साथ मिलने लगती है और मिलने के बाद इनको, जिस तरह आप ईंटें रखते हैं दीवार बनाने के लिए, आप ईंट रखते हैं, फिर एक और ईंट रखते हैं और इन दोनों के दरमियान में आप सीमेंट लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्लेटलेट और प्लेटलेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइबर्स होते हैं जो कि काम आते हैं, वो फिब्रिन कहलाते हैं। तो ये क्लॉट बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और जो एरिया खुल गया था जहाँ से पैथोजेंस आ सकते थे, जो बैक्टीरिया वगैरह वो आ सकते थे, वो एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो भैया दिस इज़ इट। ये आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक कंपोनेंट था जो कि ब्लड था। 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो रह गए हैं। उसके अंदर एक आपका हार्ट है और दूसरा जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे।